नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर के सियासी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या गुपकार अलायंस जिसे अब कहा जाता है, उसके इंतखाबात में हिस्सा लेने को बरहक फैसला कहा जाता है और बड़ी तादाद में लोग इनका सपोर्ट भी करें। लेकिन महबूबा मुफ्ती के तेवर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरे मामलात में हर जगह पे तेज ही दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ होते हुए कश्मीर में सियासी सिचुएशन जो है काफ़ी बदल भी रही है। कश्मीर किसी सिचुएशन में या यूं कहें कश्मीर के इंतखाबी दंगल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महबूबा मुफ्ती की काफ़ी अहम मानी जा रही है। और जहां इस सारे सिचुएशन के दौरान आम लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर वैली से कुल मिला के गुपकार अलायंस अगर वन साइडेड गेम भी खेलते हुए स्वीप कर लेगा, लेकिन फिर भी जम्मू के कुछ हिस्सों में लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता है और उनके भी हित और उनके भी सेंटिमेंट्स को देखते हुए कोई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिससे जम्मू वर्सेस कश्मीर के मामलात पैदा हो जाएं। लेकिन कुल मिला के कश्मीर की सियासत में गुपकार अलायंस की नई सियासत, जिसमें जहां पहले उन्होंने कहा था कि वो इंतखाबी सियासत में नहीं आएंगे, वहीं अब इंतखाबी सियासत में आना लोग मानते हुए ये कह रहे हैं कि ये मजबूरी थी और जिस तरह से बीजेपी कश्मीर में पॉलिटिक्स करी है उसका तोड़ यही था। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जम्मू में महबूबा मुफ्ती की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के बयानात आए हैं, उस तरह से एक बात पक्की हो रही है कि कश्मीर में पीडीपी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस की बेस और भी स्ट्रांग होते हुए ये माना जा रहा है कि उनके सभी हरीफों के को यहाँ पे चारों शाने चित होना पड़ेगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। आ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको कि इस सिचुएशन पे एग्जाम्स कंडक्ट करना सही था? एक हिसाब से तो सही है, क्योंकि बच्चों का साल भी ज़ाया तो नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसे तो प्रिपेयर तो कर लेंगे, सारे बच्चों ने तो प्रिपेयर कर लिया होगा। और लेकिन जो इन्होंने अब रिलैक्सेशन दी है वो भी बहुत ही अच्छा दिया है। इस हिसाब से दोनों मतलब कि एक साल भी ज़ाया नहीं होगा और रिलैक्सेशन भी मिली है, इस हिसाब से अच्छे से हो जाएगा एग्जाम्स। क्या आप चाहते थे कि बोर्ड में इस वक्त एग्जामिनेशन के साथ साथ पेपर में सिलेबस थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि नेट बंद था, पढ़ नहीं पाया? जी, वो तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ताकि हम अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पर जाए और एक जितना हमने तैयारी कर मतलब जितना रिलैक्सेशन उन्हें दिया मतलब उसी हिसाब से हम कर ले आराम से, ताकि बच्चे आराम से मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे साथ एक और बहन है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको इन सच पैंडेमिक, स्पेशली यहाँ से एग्जामिनेशंस, वो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस, कितना डिफ़िकल्ट है इस वक्त एग्ज़ाम कंडक्ट करना और एग्ज़ाम देना? आई थिंक इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि प्रिपरेशन तो हुई है लेकिन उस हद तक नहीं हुई है अभी, मतलब स्टडीज़ हमारी वैसी नहीं हुई है जैसे हर साल होती है। हम स्कूल नहीं गए हैं, ट्यूशन्स में बहुत प्रॉब्लम हुई है, अभी ट्यूशन स्टार्ट हुए हैं, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी अब स्कूल वाले नोट्स दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब पढ़ा ही नहीं होगा तो हम सिर्फ रट्टा लगाएंगे। अभी अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब देना तो पड़ेगा, लेकिन आई डोंट थिंक वैसा रिजल्ट होगा जैसा। पेरेंट्स की तरफ से बात करें तो क्या उनकी विश थी कि आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ? अदरवाइज वन साइड ऑफ द स्टोरी दैट पैंडेमिक इज स्टिल ऑन, तो कोरोना वायरस की लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पेरेंट्स की तरफ से चाह थी कि आप एग्जाम देने के लिए जाएं? अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कोई पेरेंट चाहेगा कि अपना उनका बच्चा इस हालत में बाहर जाए। घर से बाहर भी निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अब एग्जाम्स तो हो रहे हैं तो देना तो पड़ेगा, लेकिन आई डोंट थिंक पेरेंट्स कंफर्टेबल होंगे इस सब में। तो क्या लग रहा है आपको इस साल बोर्ड को किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए रिजल्ट्स के लिए? खासतौर पे आप देखेंगे 2G पे काम चल रहा है, क्लासेस भी नहीं हुई, स्कूल्स बंद थे, क्या स्टेप लेना चाहिए? आई थिंक ईजी लीनियंसी रखनी चाहिए बहुत, क्योंकि पढ़ा तो कुछ नहीं है किसी ने। हम अब ऐसे ही रट्टा लगा रहे हैं, ऐसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वैसी प्रिपरेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत लीनियंसी होनी चाहिए और इजी पेपर्स होने चाहिए। हाउ यू मैनेज योर टाइम विद योर स्टडीज़? कैसे आपने घर पे पढ़ाई की, एग्ज़ाम तक प्रिपेयर? ऑनलाइन का देखे तो मैंने ऑनलाइन क्लास कोई अटेंड नहीं की, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम, किसी ने कुछ इंटरनेट पे पढ़ा ही नहीं है। मतलब होता भी कनेक्ट भी क्लास होती थी, लेकिन वैसे नहीं दिखता था, मतलब समझ नहीं आता था, वैसे फील नहीं आता। एनी मेंटर घर पे कोई था या कहीं आप
आस पड़ोस में ट्यूशन्स ले रही थी, कुछ कोई पढ़ा रहा? कुछ भी नहीं था। अब परसों से हमने अब ट्यूशन स्टार्ट किए, परसों से हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ट्यूशन में, तो सर अभी रिकैप कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वरना तो वैसे डिटेल में हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कितना इंपॉर्टेंट, क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है खासतौर पे एग्जामिनेशन सेंटर्स को? किन खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि आपको गैदरिंग नहीं देनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्या मोर इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है? सैनिटाइजर सबसे पहले, और ठंड है, ठंड की वजह से तो होगा ही ज़्यादा, तो आई थिंक हीटिंग सिस्टम भी होना चाहिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। स्टिल पीपल आर अवॉइडिंग मास्क्स, अभी लोग ज़्यादा नहीं पहन रहे हैं। आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में इंपॉर्टेंटली मास्क जो है वो बहुत मास्क के बगैर तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। पहली सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, आई थिंक सबको स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल की तरफ से अनाउंसमेंट 10th 12th के एग्जामिनेशंस 2020, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जबकि कोरोना वायरस की मार अभी भी जारी है। बच्चों के साथ साथ यानी आखिरकार जानने के बाद यही पता चला कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हैं। बच्चों का मानना है कि यहाँ से पढ़ाई पूरी हो नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद थी, और उसके साथ साथ इंटरनेट 2G पर बात नहीं बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाती है तो उसके लिए एक अच्छी स्पीड का लाजमन होना ज़रूरी है। फिलहाल साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि SOP गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंटली ख़ास ख्याल रखा गया है, यानी सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की भी जा रही है। बच्चों का ये भी मानना है कि एक साइड से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 40% रिलैक्सेशन की तो बात की है, मगर आखिरकार ये एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन ही होते तो बेहतर था। उनका अब ये भी मानना है कि एक साइड से ज़िंदगी का सवाल है, दूसरे साइड से एग्जामिनेशंस और लाइफ को लेकर प्रोफेशनल स्टडीज़ का भी। फिलहाल आने वाले टाइम में ज़रूर देखना होगा कि 10th 12th के एग्ज़ाम्स के नताइज किस तरह होंगे, क्या बच्चे अपने एग्जामिनेशन से और ख़ास तौर पर रिज़ल्ट से खुश होंगे, कहने वाली बात ज़रूर होगी, मगर अभी भी हम कह सकते हैं कि लगातार कोरोना वायरस की मार जिंदा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 न्यूज़, कश्मीर। गुलिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की टीम चंदहारा पामपोर के उस कस्बे में है, उस इलाके में है, उस गांव में है जहां पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हवा खातून के नाम से इलाका मंसूब किया गया है और बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट। और हम जिस जगह पर मौजूद हैं आपको दिखाएं, ये जो चश्मा है कुदरती चश्मा, और यहाँ से पानी जो था बड़ा साफ़ निकलता था। और मुझे याद है कि दूर दराज इलाकों में क्या बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इस पानी का इस्तेमाल जो थे वो करते आए थे, और यहाँ से पानी ले जाकर जो भी परेशानियाँ होती थी कहते थे ये पानी पीने से किसी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन गंदगी और इसमें लकड़ी के ढेर किस कदर है आप देख पाएंगे कि इसको टूरिज़म डिपार्टमेंट ने कुछ महीना पहले अपने हाथों में लिया, उसके बाद काम अधूरा छोड़कर चले गए। कुछ और कंपनियां आई, कहा कि इसके देख रेख के लिए वो काम शुरू करेंगे, लेकिन हाल ये है इस चश्मे का कि इस चश्मे का पानी बहुत ज़्यादा गलीज और गंदा है। इसके इस्तेमाल करने से बीमारियां भी फूट पड़ती हैं। हमारे साथ एक मुकामी मौजूद शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पन्नू तारफ करने फयाज अहमद शाह जनाब। फयाज साहब मन तो चश्मस मुतलिक यह हब खुद नाग जनाब जनस ये वारिया डिपार्टमेंट आए करो ठीक मगर आज सारी तो द्राय अधूरे DPDR वाले तमो कर बारह वारे ताल तो वो द्राय वह टूरिज्म वल परस लज तमो कम तो यूज ताम तम नई खबर तम ठेकदरस क्या दिल लगे क्या गई तो तुज जवानी मंजन क्या ये स्टेटस तो आज क्या यह मतलब यह चवान यह सोरे ये गाम ये अमिक आबस कर यो इस्तेमाल ट्यूबवेल वेबल नीत यह कर यो इस्तेमाल पे गई नाप कि ये वारन जद आए और डिपार्टमेंट वाल तो यह कोर मतलब मौकस पे कोर कंसे डिपार्टमेंट ठीक वंदस गर्म रोजान तो रेत काल सर्द बेस और मतलब दूर दराज इलाकन मज तो यम सर शफात बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब बात करने के लिए। यह चश्मा है हबा खातून के नाम से मंसूब है और पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मिठास बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बाद आज ये जगह जो है ये वीरान सी पड़ी है और इस पानी का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब तकरीबन ये जहर आलूदा हो चुका है, ये बहुत ख़राब हो चुका है और इसमें जो सफाई वगैरह होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। मकामी शहरियों और लोगों के मुताबिक कई महकमा जात ने इसको अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए काम शुरू किया था
बाद में फिर रुक गया और अब नवंबर का महीना, उसके बाद ये चश्मा शायद अब यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा। और हबा खातून के इस एरिया में, और चूँकि उनका मायका यहाँ पर है, तो इस वाले से इस चश्मे की अहमियत बहुत ज़्यादा थी और इसको लोग बहुत ज़्यादा न सिर्फ पसंद भी करते थे बल्कि एक मजबूरी भी बन चुकी थी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मुतल्लिक़ अथॉरिटीज़ जो हैं, अगर वो देख पाते तो इस चश्मे की हालत को बेहतर किया जा सकता है और दोबारा जो पानी की सप्लाई है वो लोग हासिल कर पाते। चलिए अब रुक कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। अगर हम इस इन्फिल्ट्रेशन बेड की बात करें जो मत्सल कुपवाड़ा में हुई है 1-2 दिन पहले, हालांकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन बेड है ये सरहद पार आने की कोशिश कर रहे थे, ताम जो है इनको फौज ने वहाँ पे नाकामयाब बनाया। हालांकि इस जो इन्फिल्ट्रेशन बेड में अभी तक जो वहाँ पे मुठभेड़ हुए इसमें तकरीबन 3 मिलिटेंट्स के साथ साथ 4 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं और लगातार जो है वहाँ पे जो सरहद के ऊपर जो ये तनाव जारी है। अगर हम इस इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, जो हमने फौज के ज़राई के साथ बात की तो उनका ये कहना है तकरीबन 8 से 10 जो है मिलिटेंट्स वो सरहद पार आने की कोशिश कर रहे थे, ताम जो इनको वहाँ पे फौज ने नाकामयाब बनाया। अगर हम इस जो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं, हालांकि इनके तहवील से बड़े तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई, इसमें AK-47 और कुछ मैगजीन और इसके साथ साथ बाकी जो एमिनेशन भी आर्म्स एंड एमिनेशन रिकवर किया गया। हालांकि ये जो तकरीबन 60 से ज़्यादा जो उर्सा हो चुका है इस वक्त जो है लगातार ये जो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो वहाँ पे मुठभेड़ चल रहे हैं मिलिटेंट्स और फौज के दरमियान। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त जो है लगेगा इस ऑपरेशन में। हालांकि फौज के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना ये जो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त जो गोलाबारी का तबादला वो जारी है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए। बुदल की पंचायत अपर केवल में है, जहां लोगों को किस तरह की मुश्किल आती है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक सामाजिक कारकुन और मकामी नौजवान हैं, इनसे जानेंगे। सर, किस तरह की मुश्किलें हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं। सबसे पहले पानी की जो मुश्किलात है, पानी यहाँ पर ये मॉडल विलेज है लेकिन पाइपें जो हैं वो टूटी हुई हैं। पानी यहाँ पर लोगों को जो है साफ़ पानी जो है उसकी बहुत किल्लत है, पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं है। बिजली की जो है खंबे जो हैं वो लकड़ियों के लगे हुए हैं और खंबे जो पड़े हुए हैं लाइनमैन उनको लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से सर हम देखेंगे कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं जहाँ पर राशन जो है उसकी तकसीमकारी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं की जाती है। नाप तोल में जो है कुछ लोग डब्बों से नाप कर यहाँ पर जो है राशन देते हैं। हमने कई बार मुतल्लिका महकमा को इस बारे में इतला दी लेकिन कोई भी वहाँ पर उनको असर नहीं हुआ। इसी तरह से हमारी पानी और बिजली की सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं सर। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो नहीं चलते हैं। तो सर, जिस तरह आपने कहा कि एक मॉडर्न विलेज है ये, बिजली पानी की जहाँ तक आपने बात की, बरसात का मौसम भी आ रहा है, आपका गांव भी एक दूर दराज पहाड़ी इलाका भी है, इन दिनों दौरान अगर बर्फ़बारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इस ऐसे टाइम में पानी के लिए किस तरह की मुश्किलें आती हैं? सर, पानी के लिए फिर हमको बहुत हमारे लोग जो हैं वो दूर नालों में या चश्मों का पानी जो है हमारे पास है लेकिन वो दूर है, तो वहाँ पर जो है वो लाना पड़ता है, वहाँ से हमें पानी वो दूर दराज से लाना पड़ता है, कई किलोमीटर चलना पड़ता है सर उसके लिए। तो महकमा को इस पाइपों के हवाले से कभी कोई आपकी तरफ से शिकायत? नहीं, हमने शिकायत, हमारे लोगों ने बहुत बार इस बारे में जो है शिकायत की है लेकिन कोई असर नहीं होता है सर। कहीं पे भी हम मांगते हैं तो वो बोलते हैं चलो जी हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से हमें कई महीने में 10 दिन पानी मिलता है, 20 दिन नहीं मिलता है सर हमारे लोगों को। ये थे हमारे साथ यहाँ के एक मकामी अपर केवल की पंचायत में, जिसको मॉडर्न विलेज भी कहा जाता है, और इसकी पाइपें हम आपके सामने रख भी रहे हैं कि क्या हालत है पाइपों की। सड़कों के बिल्कुल नज़दीक और ओपन पाइपें पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दूर दराज इलाका जात में लोगों को वो बुनियादी सहूलियात पूरी तरह दस्तयाब नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका और राजौरी का दूर दराज इलाका होने के बाद भी वो लोगों को आज तक कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए तो डोडा का रुख करेंगे। डोडा से वसीम की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देखिए। जो लोग हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज का जो मजदूर है वो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है।
इनको 225 रुपये दिन मिलता है। हैरान करने वाली बात है, जब इनसे मैंने बात की, इनका यही कहना है कि हमें 225 रुपये दिन के हिसाब से सैलरी मिलती है और 6750 इनको मिलता है और 8 महीने से इनको कोई भी सैलरी नहीं मिली है। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुलिंदर सिंह है। सुरेंद्र जी, कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में हैं आप? जी, मैं 10 साल से इस डिपार्टमेंट में 2010 में एंगेज हुआ था, तो तब से इसी डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विंग, कौन सी विंग है और क्या काम इनका रहता है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक विंग है, कैंपा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। तो इसमें इनका काम सर ये रहता है, ये जो प्लांटेशन होती है, जैसे तो नई नई जगह प्लांटेशन करवानी, जहाँ खाली एरिया वहाँ प्लांटेशन करवानी, तो इसी में हम प्लांटेशन भी करते हैं। साथ में हम दूसरा भी काम करते हैं, जैसे कहीं जंगल में अगर आग लग जाती है तो दिन हो चाहे रात हो, सुबह शाम हो, तो वहाँ भी हमारा योगदान रहता है, जब चाहे मर्जी हम हर जगह। देखिए, कोविड में किस तरह का योगदान रहा आपका? कोविड में भी सर जहाँ जंगलों का पूरी तरह रखवाली की, प्लांटेशन, वहाँ भी ध्यान रखा, और साथ में ऑफिस में जितने भी, जब भी इन्होंने बुलाया तब ऑफिस में भी हमने इनको काम दिया। और कोविड की बात करें तो जैसे ही कोविड शुरू हुआ था, कोविड शुरू होने के बाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट का क्या कहना है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जैसे आ जाएगी तो हम आपकी सैलरी रोकेंगे नहीं, आपको दे देंगे। अभी तक आई नहीं, फाइनेंशियली पता नहीं क्या चल रहा है, ये वो उतना सर हमें भी नहीं पता है क्यों नहीं। घर का सर्कल वगैरह आप कैसे चलाते हैं? घर का सर्कल सर आप पूछिए मत, घर का आपको क्या बताएं, जितना भी था ओधारी कर करके आप थक चुके हैं। जैसे ही घर से हम बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर एक लाइन सी लगी रहती है कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, मतलब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हम गाँव में। तो क्या अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एलजी सरकार से? किस तरह की अपील रही है आपकी? हमारी सर यही अपील रही कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, और साथ में जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ पर लागू किया जाए। हालत देख लीजिए, अब रोने वाली शक्ल है इनकी, मगर कहीं भी नहीं कोई सरकार पे कोई असर पड़ रहा है। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नूर मोहम्मद है नाम सर। नूर साहब, मुझे बताएं क्या काम रहता है आपका और कितने टाइम से आपको सैलरी नहीं दी जा रही है? सर, हमारा जो मसला है 2010 में लगे हुए हैं हम, 10 साल हो गए हमारे डिपार्टमेंट के साथ। अलबत्ता डिपार्टमेंट ने हमसे लिख कर भी लिया है रसीदें, सरपंच वगैरह जो हमारे ये हैं कि जॉब कार्ड तो नहीं आप लोगों के नाम पे है, हमारे जॉब कार्ड भी छीन लिए गए हैं। अलबत्ता राशन कार्ड की बात आई तो वो भी छीन लिया गया कि आप मुलाजिम हो, आपको वो BPL वगैरह राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपका राशन कार्ड भी ले गया। हमें जो स्टोर पे राशन मिलती है वो भी फुल रेट पे मिलती है जनाब। मगर आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो सड़कों पे फिर से आए हैं, इनका यही मानना है कि 8 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है और 225 रुपये जो दिन दे रहे हैं वो बढ़ जाए, 225 जो इनको दिन दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए ताकि अपने परिवार को ही पाल सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। चलिए, तो किश्तवाड़ का भी रुख कर लेंगे क्योंकि जिला किश्तवाड़ की सूरत हाल भी जानना बहुत जरूरी है। अजय शान हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। किश्तवाड़ जिला के पाडर सब डिवीजन के गंतारी पंचायत से करीब 48 घंटे के अंदर ही 3 मौतें हुई हैं, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं खौफ जैसा माहौल दिखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि तीनों के कहीं ना कहीं एक ही तरह के सिम्टम्स से सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायतों के बाद उनका इलाज ना होने के चलते उनकी मौत हो गई। उनका ये भी कहना था कि अथॉरिटीज़ को हालांकि पहले भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई तवज्जो न देने की वजह से अब पूरे इलाके में इसी प्रकार के कई लोगों में सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत और फैल गई है। जब इस मामले में हेल्थ अथॉरिटी से बात की गई तो उनका कहना था कि विशेष टीमें गठित करके उस इलाके के लिए भेजी जा रही हैं, जिसके अलावा किश्तवाड़ से जो कोविड टेस्टिंग की किट्स भी वो भी रवाना की गई हैं, ताकि वहाँ पर जाँच करने के बाद उन लोगों का इलाज किया जा सके। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए, अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। सुम रोड का काम शुरू करो, सुम रोड का काम शुरू करो, सुम रोड का काम शुरू करो, सुम रोड का काम चालू करो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, तो जिस तरह से मैंने कल आपको अपडेट किया था कि लोक मंच आज से 24 घंटे के अनशन पर बैठने जा रहा है। ये अनशन आज शुरू किया गया है सुम्ब में। सुम्ब ब्लॉक की बात करें तो सुम्ब के लोगों की एक पुरानी डिमांड थी कि जो सांबा सुम्ब रोड है उसकी लगातार खस्ता हालत होती जा रही है, और पिछले अगर 2-2.5 साल का आपको मैं डाटा बताऊं तो 2018 में
जो सांसद युगल किशोर शर्मा जी हैं उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। यहाँ पर नारियल फोड़ कर गए थे कि सुंब के लोगों को रोड की सुविधा अब जल्द दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुंब इलाके के लोगों के साथ धोखा हुआ है। जो डेवलपमेंट अगर यहाँ पर रुकती है तो वो रुकती है रोड ना बनने के कारण। यहाँ का जो फ्यूचर है, जो यहाँ के युवा हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रोड ना होने के कारण वो आगे नहीं पहुंच पाते। यहाँ प्रसिद्ध बाबा शिवो जी का देवस्थान है। जम्मू कश्मीर सूबे से या बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माथा टेकने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पहुँचने तक काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। वजह है सुंब सांबा जो रोड है उसका काम आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। कई बीच में छोटे छोटे नाले हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से होगी। और जो धोखा हुआ है वो ये हुआ है कि 2018 में जब इसका काम शुरू किया गया तो लोगों में उम्मीद बनी थी कि अब ये सुविधा जल्द हमें मिलेगी, हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जिस स्कीम के तहत इसका काम शुरू किया गया था वो स्कीम अब बंद हो चुकी है। तो अब गुस्सा यहाँ के लोगों में देखा जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़कर अब एक नॉन पॉलिटिकल मंच यहाँ पर तैयार हुआ है, लोक मंच। और इनकी डिमांड है कि अगर आने वाले दिनों में रोड नहीं बनेगा तो ये अनशन आगे बड़े स्तर पर होगा और ईंट की ईंट बजाई जाएगी जम्मू कश्मीर प्रशासन की। और जो पार्लियामेंट में हमारे सांसद बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज ये अनशन एक बार फिर से आपका शुरू हो चुका है। कल जिस तरह से मैंने आप अपडेट भी किया था, क्या कहना चाहते हैं, कितना धोखा है सुंब के लोगों के साथ? जो आज डेवलपमेंट अगर रुकती है तो रोड की वजह से बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ नहीं पाते। कितनी दिक्कतें हैं जो आज सुंब के लोगों को पेश आ रही हैं? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो बड़ा इन्होंने विकास का नारा दिया था, विकास के दावे किए थे, ना विकास दिख रहा है ना विकास के माँ बाप दिख रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा हमारे लोगों के। आज भी हम लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अपने एक रोड जिसके जो कनेक्ट, जो हर काम के साथ, हर जीवन के साथ कनेक्ट है, हमारे लोगों के दिनचर्या के साथ कनेक्ट है, उसके लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो सब पॉलिटिकल अपनी जो इनको छोड़ के तो एक लोक मंच जो हमने ये बनाया हुआ है उसके माध्यम से लोगों के कोर इशू उठाए जाएंगे। और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये हमारा सुंब रोड का जो काम है पूरा नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा जो देवस्थान हमारा बाबा शिवो जी का है, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, बच्चों की। यहाँ तक मैं आपको ऋषि बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, अगर उनके रिश्ते की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस रोड के कारण कई घर बर्बाद हो चुके हैं। उनके घर आए हुए सगन शादियों के लोगों ने वो रिश्ते रास्ते में तोड़ दिए हैं। ये इनका उदाहरण आप बाकी लोगों से पूछिएगा। और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन 25-25 लाख की गाड़ियों में वो अपने नारियल फोड़ने तक यहाँ जरूर आ जाते हैं। मैं आपसे जानूंगा, आपने अनशन शुरू करने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त की है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्या वो जानकारी निकलकर सामने आई? हमें ये पता चल पाया कि कोई स्कैम इसमें होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जानकारी वो हमारे साथ शेयर करिए। हम ऑफिस में गए थे PWD के, पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने हमें डाटा और बताया। जब हम पोस्टर लेकर गए दूसरे तीसरे दिन तो डाटा चेंज हो चुका था। हमें ये डाउट है कि इसका फंड्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। और DDC चुनावों में भी सुंब के जो लोग हैं ये नेताओं को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं कि वो आएंगे तो उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो अब आने वाले दिनों में ये मूवमेंट और तेज होगी और इसका जवाब देना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, नेताओं को, सुंब के लोगों को कि आखिर क्या वजह है कि इस स्कीम को बंद करके आप सुंब के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24 साहब। चलिए अब रुक कर देते हैं जम्मू शहर का, क्योंकि जम्मू के क्या सूरत हाल है वो भी जरा देख लीजिए। लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। हमारी मांगे लेके रहेंगे, नहीं हमारी मांगे लेके रहेंगे, सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया था वो सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। दफा 370 टूटा था, हमने उसका वेलकम किया था कि अब जो हमारी स्टेट है यूटी बनने को जा रही है, इसलिए हमें दिल्ली का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इनके पास डोर टू डोर जाते रहे, खास करके जो सेक्रेटरीट में हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो बाहर के ऑफिसर हैं, वो ना उनको मिलने की हमें इजाज़त देते हैं ना हमसे बात करके राजी हैं। जो सरकार एम्प्लॉइज का, जो सरकार पब्लिक का के साथ प्यार नहीं है, उसको कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है।
और सरकार ने उन लोगों की पॉलिसी बनाई है जो देशद्रोही लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी बन रही है सिलेंडर करो और पैसे ले जाओ। लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट की सेवा की इतनी देर के मेहनत करके सब, लेकिन उनकी सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, तो नेचुरली जब चेयरपर्सन कोई बात करते हैं, फारूक साहब कोई बात करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम DDKC के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें और जो ताकतें इनका साथ दें, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी। कि वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आईन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ? अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पे? जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी ज़मीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं। तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए, 370 हमें वापस।